नाउ एक समस्या जो हर बच्चे को आती है, दैट इज कि पीवाईक्यूज के साथ क्या करना है। मेंस का पीवाईक्यू हमने देखा था और मैंने आपको उसमें बताया था कि मेंस के पीवाईक्यूज के साथ कैसे कैसे हमें थोड़ा सा मैन्यूवर कैसे करना है, थोड़ा सा कैसे खेलना है। अब ये मेंटोर जिंदगी क्या है, यहाँ पर तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। पीवाईक्यूज का नज़रिया देखने का बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। कैसा नज़रिया होता है हमारा, आप एक समुद्र में उतर गए हो, आपको कोई रास्ता नहीं पता, आपके पास शिप भी नहीं है, आपके पास कोई नेविगेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, आप बस उतर गए हो। कभी 2 तैराक इधर मार रहे हो, 2 तैराक उधर मार रहे हो और फिर वापस जमीन पे आकर के खड़े हो जाओगे, यही स्थिति होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1997 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2024 में पूछा है। अब आप देखिए, लोग कहते हैं ना रिपीट नहीं होता। क्वेश्चन भले ना रिपीट हो रहा हो, थीम्स आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगी। सवाल क्या है, सवाल पूछा गया है विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज, वेस्ट टू ईस्ट में 4 नदियां आपको दी गई हैं, बताया गया है कि इसको वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करो, है ना। यूपीएससी का कोई सिलेबस होता ही नहीं है। पहली चीज तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि यूपीएससी का सिलेबस इज लाइक एन ओशियन। एटलीस्ट हमारे पास एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए, एटलीस्ट हमारे पास वो हायरकी ऑफ टॉपिक्स होने चाहिए जिससे हम एटलीस्ट ये जज कर पाएं कि जब मैं रिवीजन कर रहा हूं तो एटलीस्ट मैं इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लूं और बाकी टॉपिक्स को हम थोड़ा थोड़ा ही कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो यूपीएससी मंजिल बयान एकेडमी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और खूब शानदार तरीके से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। तो स्ट्रैटेजी वीडियोस की श्रृंखला में ये एक और स्ट्रैटेजी वीडियो है जहां पर एक बहुत बड़ी समस्या, अब हमने सब देख लिया, हमने मेंस के पीवाईक्यू देखे थे और उस समय मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम प्रीलिम्स के पीवाईक्यू के साथ भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है उसका लेकर के आएंगे। आई होप आपने बाकी की जो स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं उनको भी देखा होगा कि स्टार्ट कैसे करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मिस्टेक्स क्या होती हैं, चक्कर में कहाँ फंस जाते हैं। तो वो सब देख करके अब आप इस लेवल पर पहुंच चुके हो, अगर आप मंजिल चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हो, कि अब आपने पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी होगी। एटलीस्ट अब ये प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मेरा फोकस नहीं बन रहा है। ये सब जो प्रॉब्लम्स थी इसको आप अब एलिमिनेट कर चुके हो, आप ठीक ठाक लेवल पर पहुंच चुके हो, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। और अगर आप सच में ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो इस चैनल को फॉलो करिए। इस पर मैंने काफ़ी सारे सेशंस लिए हैं जिसमें मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल चर्चा करी, आप उनको जा करके देखिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में, उनको जा करके देखिए। और इस पर लाइव क्लासेस चलती हैं, इंडियन पॉलिटी की क्लासेस मैं ले रहा हूँ जो कि 6 बजे शाम को होती हैं और 3 दिन होती हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। उसमें भी आपको बहुत लर्निंग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी सारे बच्चे उसमें जुड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ हम काफ़ी डिस्कशंस करके और पॉलिटी को बड़े अच्छे से डिटेल तरीके से पढ़ रहे हैं। नाउ एक समस्या जो हर बच्चे को आती है, दैट इज कि पीवाईक्यूज के साथ क्या करना है। मेंस का पीवाईक्यू हमने देखा था और मैंने आपको उसमें बताया था कि मेंस के पीवाईक्यूज के साथ कैसे कैसे हमें थोड़ा सा मैन्यूवर कैसे करना है, थोड़ा सा कैसे खेलना है और फिर उसको अपने यूज में कैसे लेना है। ठीक वैसा ही मैंने प्रॉमिस किया था कि प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज के साथ भी हम करेंगे। अब देखिए, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज के साथ दिक्कत ये है कि कई बार जब अगर आपको लग रहा है कि पीवाईक्यूज एनालाइज करना या पीवाईक्यूज सॉल्व करना बड़ा आसान है, तो आप क्या करिए, आप जाइए पीवाईक्यू उठाइए और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, आप कुछ मत करिए, 10 क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए। आपको तुरंत लगेगा कि यार इसमें से मुझे एक भी नहीं आ रहा है, तो क्या मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, क्या मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, या एक बहाना ये हो जाएगा कि करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मेरे से नहीं हो रहा। लेकिन ये सारे बहाने गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं और इसको बिल्कुल साइड पर रख दीजिए, क्योंकि आपको तरीका नहीं पता है कि पीवाईक्यू के साथ करना क्या है और कैसे करना है। देखिए, एक तो वो बच्चे होते हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी यंग हो, आप लोग अभी कॉलेज में ही हो, एक तो वो बच्चा आपको मिलेगा जो इस चीज़ का इंतजार कर रहा होगा कि पहले एक काम करता हूँ, मैं पहले पूरा सिलेबस अपना खत्म करता हूँ और पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर सॉल्व करूंगा। तो अगर मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इसका मतलब मेरी प्रिपरेशन ठीक है, अगर मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं है। ये वाला बच्चा जो है वो परेशान हो जाता है, ना वो कभी सिलेबस कंप्लीट कर पाता है और ना ही कभी उससे पीवाईक्यू सॉल्व करता है। और जब तक वो पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करता है उसके पास वो हायरार्की ऑफ टॉपिक्स नहीं होते कि कौन से टॉपिक्स कितने डिटेल में पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है। उसको ही जस्ट रोमिंग अराउंड इन दी ओशन। आप एक समुद्र में उतर गए हो, आपको कोई रास्ता नहीं पता, आपके पास शिप भी नहीं है, आपके पास कोई नेविगेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, आप बस उतर गए हो। कभी 2 तैराक इधर मार रहे हो, 2 तैराक उधर मार रहे हो और फिर वापस जमीन पे आकर के खड़े हो जाओगे, यही स्थिति होगी। तो यहाँ पर हमें इस कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आना, ये कैटेगरी तो बिल्कुल हटाई दीजिए।
अभी भी 2 कैटेगरी होती है बच्चों की। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो कि बिल्कुल उसको पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के ऊपर उतर आते हैं कि मैं पीवाईक्यूज को सॉल्व करता हूं और सॉल्व अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आपको ये भी नहीं करना है। मैं कहता हूं कि ये भी जो ये वाले बच्चे हैं, आपको थोड़ा तो फायदा होगा, लेकिन जितना फायदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होना चाहिए वो बिल्कुल भी यहां इस केस में नहीं होगा। रीजन बहुत सिंपल है। आप जाएंगे, टॉपिक को उठाएंगे, हर साल अगर आप देखोगे तो हो सकता है क्वेश्चन सेम टॉपिक से आया, लेकिन हर साल उस टॉपिक का डेप्थ जो है बदल जाएगा। अब आपको लगेगा कि अच्छा मार्सुवियल से क्वेश्चन है तो मैं इतना ही पढ़ लेता हूँ, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन है तो मैं इतना पढ़ लेता हूँ, लेकिन पता चलेगा अगले साल उससे कुछ और पूछ दिया। जाहिर सी बात है पीवाईक्यूज क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बट जो यूपीएससी है वो थीम्स को जरूर रिपीट करता है। तो क्वेश्चंस भले ना रिपीट हो रहे हो, थीम्स अगर रिपीट भी हो रहे हैं और मुझे थीम्स भी पता चल जाए यूपीएससी के प्रीलिम्स में, जिसको हम इतना अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं सीएससी का प्रीलिम्स, अगर मुझे थीम्स भी पता चल जाए तो क्या मैं उसको मैन्यूवर नहीं कर सकता? क्या मैं उसमें और डेप्थ में नहीं जा सकता? क्या मैं उसकी तैयारी ज्यादा अच्छे से नहीं कर सकता? क्या बाकी टॉपिक से ज्यादा अच्छे से मैं उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ सकता क्या? और यही डिफरेंस होता है एक हार्ड वर्कर और एक स्मार्ट वर्कर में। आपको हमेशा सब लोग कहते हैं कि भाई आप स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क मत करिए। हार्ड वर्क क्या करेगा? इफ यू आर गोइंग एंड बुलिंग इनटू द सिचुएशन, कुछ नहीं होने वाला। यू डोंट हैव टू बिकम अ बुल, यू हैव टू बिकम अ हॉर्स। दैट्स एज सिंपल एज दैट। आपको सिचुएशन में बुल नहीं करना है, बल्कि आपको उसको समझ करके सॉल्व करना है। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी आपका यही काम होने वाला है। तो आपको कौन सी कैटेगरी में फॉलो होना? आपको फॉलो होना ये मेंटोस जिंदगी वाली कैटेगरी में। अब ये मेंटोस जिंदगी क्या है? यहां पर तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। पीवाईक्यूज का नजरिया देखने का बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। कैसा नजरिया होता है हमारा नजरिया होता है कि हम पीवाईक्यूज को उठाएं और उसके थीमेटिक असर्शंस को देखें, यानी कि उसकी थीम्स को निकाल करके हम देखें कि इस थीम से हर साल या कितने साल क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये एक थीम पकड़ी है, अब इस थीम से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस थीम से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस थीम से कितने क्वेश्चन। और अगर ट्रस्ट मी, आपको ये चीज खुद अगर आप करते हो तो बहुत फायदा है, लेकिन आपको ना ये खुद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मार्केट में, आपको गूगल पे इतने सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी कर दिया आपके लिए कि आपको बनी बनाई पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें थीम्स एक्सप्लेन कर दिए उन्होंने कि ये थीम से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ना बड़ा रिक्वायरमेंट है। तो इसकी भी एक पूरी लिस्ट आपको आराम से मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो इसी वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करना। आई विल मेक एन अनदर वीडियो पीवाईक्यूज की थीम्स के ऊपर। मैं उसकी पूरी लिस्ट ऑफ थीम्स आपको दे दूंगा कि इन थीम से क्वेश्चन आते हैं, और मैं दिखा भी दूंगा डिटेल में कि इस थीम से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इस थीम से कितने डेप्थ से क्वेश्चंस आते हैं, और इसको कितना डेप्थ में हमें पढ़ना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स के लिए, क्रॉस सब्जेक्ट्स ये चीज होगी। तो आपको इस वाले कैटेगरी में सबसे पहले फॉल होना है। इस कैटेगरी में फॉल कैसे हुए, करना क्या है? सबसे पहले यह है कि मुझे थोड़े से कीवर्ड्स को समझना है। यूपीएससी कीवर्ड्स जो इस्तेमाल कर रहा है उसको समझना है। दूसरी चीज मुझे क्या करनी है? मुझे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को समझना है। कितने टाइप्स के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है? ऐसे 16-17 टाइप से क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी पूछ लेता है। उसके बाद मुझे और क्या करना है? उसके बाद मुझे इसमें से थीम्स निकालनी। ये 3-4 चीजें तो मस्ट डू हैं, जिसमें मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब देखना है तो उसका नजरिया ये होगा कि मैं थीम्स जज करूं, मैं क्वेश्चंस के टाइप्स देखूं, मैं कीवर्ड एनालिसिस करूं, और तब जा करके मेरे एक फुल फ्लेजेड तैयारी इसमें हो पाएगी। तो इसमें आपको 8 में से 10 नंबर और इसमें 2 से 10 नंबर। अब आप कौन सा 8 बड़ा होता है 2, आप खुद ही डिसाइड कर लो आपको कौन सा चूज करना है। अब रहा सवाल कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना? सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि भाई क्यों पढ़ें, क्यों जरूरी है? सबसे पहला तो सवाल क्यों ही है। अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी शक है कि क्यों पढ़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सच में इससे यूपीएससी सच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है क्या, तो इसका मैं आपको सीधा जागता एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1997 का क्वेश्चन है। अब ये आप कहोगे कि यार तुम तो उठा के ले आए 1997 का क्वेश्चन, हम कहां से सॉल्व करेंगे 1997 का क्वेश्चन, क्या बकवास है। तो देखो, दैट इज रिकमेंडेड कि जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एनालाइज कर लो उतना आपके लिए अच्छा है। मतलब कहते हैं ना कि वो एक कहावत है ना कि जितना ज्यादा एक दूध आप पीजिए उतना ज्यादा वो आपके शरीर में फायदा देगा। तो ठीक वैसा ही इस्तेमाल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही है, जितना ज्यादा आप कर ले उतना बढ़िया। तो 20 साल 15-20 साल का तो हमने अनअकैडमी पे ही करवा रखा है, आप 30 अपने तरफ से 10 साल का और करके चलिए। तो खैर मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे इसकी रिलेवेंस कैसे होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। 1997 का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, और एक क्वेश्चन ये 2024 में पूछा गया है, ये यूपीएससी ने 2024 में पूछा है। अब आप देखिए, लोग कहते हैं ना रिपीट नहीं होता।
क्वेश्चन भले ना रिपीट हो रहा हो, थीम्स आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगी। सवाल क्या है? सवाल पूछा गया है विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स, गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज, वेस्ट टू ईस्ट में 4 नदियां आपको दी गई हैं, बताया गया है कि इसको वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करो। 4 नदी आपके पास घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी। ठीक यही सेम क्वेश्चन उठा करके यही 4 नदी कोसी, गोमती, घाघरा और गंडक उठा करके 1997 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बस इसमें ये पैराग्राफ ना दे करके इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर मैप दे दिया है और 1, 2, 3 और 4 मार्क कर दिया और कहा है कि इसमें रिवर्स के नाम लिखो। तो मतलब क्वेश्चन भी यहाँ तो बिल्कुल नदियों के नाम भी सेम है। तो यहाँ से मेरी एक थीम निकल करके आ जाती है, यहाँ से मेरी एक थीम निकल करके आ जाती है कि रिवर बेसिन से इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास बनते हैं। मतलब क्या है, रिवर बेसिन जब मैं पढ़ रहा हूं तो सिर्फ मुझे उनकी लोकेशन नहीं पता होनी चाहिए, मुझे कौन कौन सी कैसे कैसे किस सीक्वेंस में फ्लो हो रही है वो भी पता होना चाहिए। मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में पता होना चाहिए। कल मैंने एक सवाल दिखाया था आपको, खैर क्लास में वो सवाल दिखाया था, मैं उस क्लास में जब वो सवाल कर रहा था, हमने अभी रिसेंटली उसकी डिस्कशन भी करी है यहाँ पर वर्ल्ड अफेयर्स बाय एकेडमी चैनल पर हमने उसकी डिस्कशन करी थी, पीवीआईक्यूज एनालिसिस कर रहे थे। तो वहाँ पर मैंने आपको उसमें बताया भी था एक सवाल इसी तरीके का एक सवाल था जो 2 साल में बिल्कुल सेम आया हुआ था और उसमें बस क्या है एक लेवल की डेप्थ बढ़ा दी थी। तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, मैंने एनालाइज किया कि भाई ऐसा सवाल पूछ रहा है, मेरे पास एक थीम आई और उस थीम को कितना डेप्थ में पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है वो मुझे थोड़ा सा इससे एक पिक्चर क्लियर हो रही है। अब जैसे ही मान लो ये टॉपिक आता है आपकी क्लास में, या जब आप ये टॉपिक खुद से पढ़ रहे हो, जब क्लास में पढ़ रहे हो या जैसे भी पढ़ रहे हो, जैसे ही टॉपिक आता है तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक होगी यहाँ पर कि भाई जब मैंने क्वेश्चन देखा था तो मैंने देखा था कि उसमें ऐसा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ दे रहा है, वेस्ट टू ईस्ट में उसको अलाइन करने के लिए भी पूछ दे रहा है, लोकेशन भी पूछ दे रहा है, मैप दे रहा है। तो मुझे ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके चीज़ें को पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ नाम पढ़ लिया उसकी लोकेशन पढ़ ली काम हो गया, नहीं हो सकता। तो सिर्फ नाम और काम और सिर्फ लोकेशन पढ़ के काम यहाँ पर नहीं चलेगा, सुपरफिशियली काम यूपीएससी में नहीं चलता, बाकी एग्जाम्स में फिर भी चल जाए। इसी तरीके से आप एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन है 2023 का आपका, और कह रहे थे ना 1997 का, ये देखो 2023 का क्वेश्चन और ये 2024 का क्वेश्चन है। अब इस दोनों क्वेश्चन को उठा करके देखो, यहाँ पर सवाल क्या है कि इन द रिसेंट ईयर्स 4 देशों का नाम है, चाड, गिनिया, माली और सूडान, इन्होंने ये इंटरनेशनल अटेंशन क्यों कॉट किया, ये न्यूज में क्यों थे। बेसिकली 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपको पता ही है कि इन रीजन्स के अंदर खूब इन कंट्री में उस साल खूब हुए थे, तो इसलिए सवाल पूछा गया है। 2024 में इसी तरीके का क्वेश्चन, ये 2024 का जो क्वेश्चन है अगेन यहाँ पर पूछा कि देयर इज इन इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन। अब अगर मुझे यहां पर दिख रहा है ये चारों देश और वहां पर साहेल रीजन, तो एक बात मुझे एक थीम मिल गई कि क्वेश्चन जो है वो बार बार किससे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन जो है वो साहेल रीजन जो है वो बड़ा इस समय पर न्यूज में भी रहा है और साहेल रीजन हमेशा न्यूज में रहता है। साहेल रीजन एक बड़ी थीम है और इंटरनेशनल रिलेशंस की बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है। तो साहेल रीजन के बारे में मुझे डिटेल में पढ़ना है। पहले तो मुझे देश पता होने चाहिए, उन देशों में कू क्यों हुए, कैसे हुए, क्या क्या चल रहा है, एक्चुअल इश्यूज क्या हैं, फ्रांस का क्या लेना देना है, उसमें बाकी देशों का क्या लेना देना है, कौन कौन सी जो ग्रुपिंग्स हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं, कौन कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना का रोल क्या है, मुझे एटलीस्ट इतने डेप्थ में तो जाना ही जाना है। तो मुझे साहेल रीजन जब आएगा टॉपिक तो मुझे बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब जैसे उठा करके देखिए, अभी रिसेंटली थोड़ा सा दिमाग भी चलता है कि वेस्ट एशियन क्राइसिस इज टू मच इन न्यूज, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज टू मच इन न्यूज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड शेखर सर ने बड़ा शानदार, मैं देख रहा था उनका कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। एक टॉपर है रैंक 10, तो रैंक 10 बोल रहे थे कि अभी जैसे न्यूज़ में ईरान काफ़ी ज़्यादा है और हम खाली उसके चक्कर में लगे हुए कि ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया, यूएस ने वो स्टेटमेंट दिया, उसने वो किया। नहीं, आपके यूपीएससी के काम का वो सब नहीं है। हाँ, पता होना चाहिए, ठीक है, इट इज़ इन न्यूज़, यू शुड नो, बट आपके काम का क्या होना चाहिए, ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन, ईरान के कोस्ट लाइन पर क्या क्या है, जो खर्ग आइलैंड है वो स्ट्रैटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, ईरान के अंदर कौन सी मुख्य नदियां बहती हैं, डीसैलिनेशन प्लांट्स का क्या काम है, ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हाउ डीसैलिनेशन प्लांट्स आर अ लाइफलाइन फॉर दी गल्फ रीजन्स, कौन कौन सी फ्रेश वाटर रिवर्स वहाँ से गुजरती हैं, रेड सी की सैलिनिटी कितनी है, ये सब जो है ये आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब जब आप एक थीम निकालते हो तो उस थीम को पूरे डेप्थ में जाकर के आप उसके बाद पढ़ते हो। और अगर आप ये हायरकी टॉपिक्स की नहीं बनाते हो तो देखो, सिलेबस जो है ना यूपीएससी का, कोई सिलेबस होता ही नहीं है। पहली चीज तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि यूपीएससी का सिलेबस इज लाइक एन ओशियन।
अब उसमें इतने सारे माइक्रो लिस्टिंग आ जाते हैं, इतने सारे टॉपिक्स आ जाते हैं कि आपके लिए सब याद रखना, देखिए पढ़ तो सकते हो लेकिन सब याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो और सब रिवाइज करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हमारे पास एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए, एटलीस्ट हमारे पास वो हायरकी ऑफ टॉपिक्स होने चाहिए जिससे हम एटलीस्ट ये जज कर पाएं कि जब मैं रिवीजन कर रहा हूं तो एटलीस्ट मैं इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लूं और बाकी टॉपिक्स को हम थोड़ा थोड़ा ही कर सकते हैं, तो भी काम चल जाएगा। तो यहां पर एक ये चीज समझ में आई। अब एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, 2023 में ये सवाल पूछा गया। 2023 में जो सवाल पूछा गया, यहां पर रिट ऑफ मैंडेमस की बात की जा रही है, यहां पर मैंडेमस की रिट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक उसी तरीके से 2024 का आप क्वेश्चन देख लीजिए, 2024 के क्वेश्चन में यहां पर रिट ऑफ प्रोहिबिशन से पूछा जा रहा है। तो यानी कि रिट्स वाला टॉपिक जब आता है तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मेरे लिए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं हो जाता है रिट्स वाला मेरे लिए, बल्कि मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि रिट यानी आर्टिकल 32 रिट और आर्टिकल 32 की डेप्थ, उसके केसेस से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मैं पॉलिटी में जबकि पढ़ाता भी हूँ, और जिन लोगों ने क्लास अटेंड की होगी और वो ये वीडियो देख रहे होंगे, कमेंट जरूर करना। मैंने ये बात बोली थी कि क्वेश्चन 32 आर्टिकल 32 से सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं, और प्रीलिम्स में बहुत शानदार शानदार सवाल 32 से बन सकते हैं। तो आर्टिकल 32 बहुत ध्यान से पढ़ना। जितने लोग को याद हो कि मैंने बोला था, जरूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे सर्शियोरी के रिट्स के बारे में पूछ ले, हेबियस कॉर्पस के बारे में पूछ ले, तो आपको उसमें शॉक नहीं होना है। बिल्कुल, ये यूपीएससी ने पहले ही कहा था कि भाई हम पूछ सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। तो ये एक हो गई बात। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लो, थोड़े और क्वेश्चन आप देख लो, यहां पर राइट टू प्राइवेसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी हम डिस्कस करते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इंप्लाई द अबव स्टेटमेंट। आर्टिकल 14 इन द प्रोविजंस अंडर 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 17, 21। वेरी सिंपल क्वेश्चन 2023 का। फिर 2024 में फिर से राइट टू प्राइवेसी, 2017 में फिर से राइट टू प्राइवेसी। मतलब हर बार राइट टू प्राइवेसी से सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये एक थोड़ा सा फेवरेट एरिया है यूपीएससी का। भले ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन राइट टू प्राइवेसी से आ रहा है। अब अगर ये सिंपल क्वेश्चन दे रहा है तो क्या इसके ऊपर एक लेवल का डेप्थ बढ़ा करके नहीं दे सकता क्या? बिल्कुल दे सकता है। केस लॉ नहीं पूछ सकता क्या? बिल्कुल पूछ सकता है। केस लॉ के अंदर कोर्ट ने कुछ कहा हो, उस स्टेटमेंट को डाल करके सही है गलत है वो स्टेटमेंट नहीं पूछ सकता क्या? या उसी जजमेंट से 3 स्टेटमेंट निकाल करके दे करके आपसे पूछ ले कि ये सही है कि नहीं सही है, तो नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो अगेन मेरे पास एक थीम आई कि ये वो थीम है जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल 21 के अंदर बाकी जितने भी राइट्स हैं, आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे इंट्रिंसिक राइट्स हैं। अब मुझे वो पढ़ लेने चाहिए, उनके केस लॉस पढ़ लेने चाहिए, वो राइट्स कैसे आए हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। तो अगर मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ 21 को ध्यान से, तो वो मेरी गलती है। अगर मैं उसको रिवीजन नहीं कर रहा हूँ तो वो मेरी गलती, क्योंकि इतनी सारी राम कहानी देखने के बाद भी अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो दैट इज आई एम देयर एट फॉल्ट। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, और ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड इसने 3 इसमें वो दिए हुए हैं। ठीक इसी तरीके से 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया, फ्यूएल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि FCEV से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यहां पर फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, ये 2023 वाला है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं थीम निकालने इसकी चलूं तो ये थीम क्या बनती है मेरी कि जीरो एमिशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं और भारत के जो टारगेट्स हैं वो मुझे पता होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो जीरो एमिशन मेरी एक वो थीम बन जाती है जो मुझे ध्यान में रखना है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक थीम बन जाती है, जीरो एमिशन एक थीम बन जाती है। इससे सवाल खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आप उठा करके, ये तो सिर्फ 2 साल का मैंने निकाला है, अगर मैं ऐसे निकालूं कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूएल, FCEV से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड सवाल जो होंगे वो बने होंगे। डायमंड बैटरी, इन सब से रिलेटेड जो सवाल हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कम से कम नहीं भी तो मिल जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, डायमंड बैटरी के ऊपर, कार्बन 14 के ऊपर, इन सबों के ऊपर आपको खूब सारे सवाल यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मतलब मेरे पास ये सारी थीम्स तैयार होनी चाहिए। मैं इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक ये सब सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो उसमें तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है थीम्स। उसमें तो थीम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है साइंस एंड टेक में, इन्वायरमेंट में, बायोडाइवर्सिटी में, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा करंट बेस्ड भी सवाल पूछे जाते हैं और बड़े टेक्निकल सवाल भी पूछे जाते हैं जो हो सकता है हमें याद ना हो, और सब कुछ याद रखना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो वहाँ तो टॉपिक्स की हायरकी बनाना हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक और सवाल फटाफट से देख लेते हैं। एक 2001 का सवाल है जिसमें इसने पूछा है कि क्लास ऑफ एनिमल्स नोन एज मार्सुपियल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट।
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट 2024 में इस क्वेश्चन को एक लेवल टफ करके दिया। अब अगर आपको मार्सुपियल्स ये वाला क्वेश्चन आपने सही भी किया हो, फिर भी जरूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप पढ़ के देख लो, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये तो स्टेटमेंट भले आप कर दो। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स, ये जब तक ना पढ़ा हो वो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट समझ ही में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि यहां पर जो हमने टॉपिक मिला, अब मार्सुपियल्स एक टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक मार्सुपियल्स अगर मुझे मिल गया तो मैं इस टॉपिक की पूरी इन डेप्थ जो है अंडरस्टैंडिंग रख लूं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें आप जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे अब चलिए इसमें तो कोई ऑप्शन का वो नहीं था, लेकिन यहां पर जो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कई क्वेश्चंस में, वो ऑप्शंस के ऊपर भी आपको एनालाइज करना होता है। जैसे इसमें तो जरूरी नहीं था, इसमें जैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उन ऑप्शंस को भी आप अच्छे से एनालाइज करिए, क्योंकि वो ऑप्शंस से भी कई बार सवाल मिल जाते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि ऑप्शंस को उठा करके कैसे सवाल ये लोग बना देते हैं अगले अगले साल। ठीक है, ठीक इसी तरीके से एक और सवाल है। एक सवाल ये है जो कि पूछ रहा है कि अगर इंडिया में अनीमिया क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ व्हाट, तो इसमें सही जवाब जो है वो ए था, दैट इज लैक ऑफ आयरन। अब ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसका एक लेवल डेप्थ जो है वो उठा करके दे दिया। इसमें आप पढ़ोगे सब आपको ठीक लगेगा। ये सवाल पूछा किससे गया है, अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी से। अब अनीमिया क्यों हो रहा है, तो आयरन की कमी से हो रहा है। पहला ही स्टेटमेंट देखिए इसने क्या किया कि यहाँ का कैल्शियम जो है, इस कैल्शियम को उठाया और इसको यहाँ पर डाल दिया। कहा कि भाई ये जो अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी है ये कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करती है। अरे भाई, जब अनीमिया आपको आयरन की कमी से हो रहा है तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन क्यों करेगा सरकार, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन क्यों ही करेगी। तो वहां पर आयरन की जगह बस क्या कर दिया, यहाँ पे कैल्शियम डाल दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और अगर आपको ये पता हो गया तो आप पूरा क्वेश्चन ही सही मार दोगे, पूरा क्वेश्चन ही सही कर दोगे। सो द एग्जामिनर ऑल्सो, अब ये क्यों हो रहा है, आप देखिए हो क्यों रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, जिस लॉजिक को हम समझने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या मतलब उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एग्जामिनर जो होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो वो क्वेश्चन गलत ना हो जाए उसको लेकर के, और आप देख रहे हो कितना बैकलैश आता है, क्वेश्चन गलत होते हैं, यूपीएससी फिर उनको हटाता है, बैकलैश आता है, लोगों की रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो एग्जामिनर्स अ लॉट इज अ वेरी स्केयर्ड, पहली चीज वो बहुत स्केयर्ड है कि मैं कहीं गलत, मतलब टेक्निकली गलत सवाल ना डाल दूं। तो वो ज्यादातर उन चीजों को टच करने की, जैसे हमने देख लिया ना, जैसे हम मान लो किसी के पीछे पीछे रात में चल रहे हैं, तो अब हमने देख लिया कि यहाँ फुट स्टेप्स बने हुए हैं, सीधा रास्ता जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इन्हीं फुट स्टेप्स के आसपास 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 रोड पकड़ के चलता रहूंगा कि भाई इधर उधर कहीं कोई भूत पकड़ लिया तो, कोई आ गया तो मैं आराम से फुट स्टेप्स बना करके, फुट स्टेप्स पकड़ करके रोड पकड़ के चलता रहूंगा। एकदम यूपीएससी एग्जामिनर भी, या किसी भी एग्जाम का एग्जामिनर का भी माइंडसेट वही होता है, वो देखता है कि क्या सवाल पूछे गए हैं, और उसका क्वेश्चन सेलेक्ट हो ना हो वो बात अलग की है, लेकिन वो फिर उसको देख करके उसी तरीके से उसको ध्यान में रख करके सवाल बनाने की कोशिश करता है। अब हो सकता है इसमें टॉपिक सेम ना हो, लेकिन थीम्स सेम लग सकते हैं। थीम्स सेम क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, विच इज वेरी साइंटिफिक रीजन। मुझे ऐसा लगता है, आप बताना सही है कि नहीं है, आपको ऐसा फील होता है कि नहीं। अब जो एग्जामिनर, उसके दिमाग में सपना थोड़ी रात में सो रहा है और सो के वो सोच रहा है कि मैं ना पल्लव डायनेस्टी से क्वेश्चन दूंगा, ऐसा कोई सपना नहीं आ रहा उसको। उसके अराउंड जो चीजें हैं, क्या चीजें हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो एनसीईआरटी पढ़ रहा होगा, दे आर प्रोफेसर, दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स, तो वो कोई मैगजीन पढ़ रहा होगा, वो कुछ भी पढ़ रहा होगा, उसके नज़र में कोई टॉपिक आ गया तो उसने उससे रिलेटेड सवाल देखा और उसके रिलेटेड सवाल बनाया। पर सवाल सिर्फ बनाया नहीं, उसके लिए उसने पीवाईक्यूज के भी सेम रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको भी देखा होगा और तब वो सवाल बनाया होगा। तो यानी कि मतलब ये है कि उसके अराउंड जो भी चीजें आ रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो उस तरीके से सवाल पूछ रहा है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जामिनर के लिए भी एक बहुत बड़ी गाइड का काम करते हैं, और इसीलिए बच्चों के लिए भी वो गाइड का काम करने चाहिए। इसीलिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एग्जामिनर लेजी भी है भाई, उसको कोई अलग से इंसेंटिव थोड़ी मिल रहा है क्वेश्चंस बनाने के लिए।
उसकी एक सैलरी बंदी बनाई आती है, जाहिर सी बात है वो सैलरी उसको मिल रही है। अब उसको है कि भाई मैं क्वेश्चंस बनाऊं, सेलेक्ट हो ना हो वो बात की बात है, मैं क्वेश्चन बना के दे दूं। वो कभी ये सोच करके क्वेश्चन नहीं बना रहा कि मैं क्वेश्चन ऐसा बना दूं कि कोई कर ही ना पाए, नहीं, वो क्वेश्चन बना रहा है बस क्योंकि उसका काम है। तो इसमें आप अगर देखोगे क्वेश्चंस के अंदर तो वो लेजीनेस आपको दिखाई देगी, जो मैंने आपको पीछे दिखाई भी, कि वो डेप्थ बढ़ सकता है लेकिन थीम्स कई बार सेम होते हैं, टॉपिक्स कई बार सेम उठ करके आ जाते हैं, और इसीलिए पीवाईक्यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब और भरोसा चाहिए तो एक और सवाल कैटेगरी देख लो। इसमें देखो कि यहाँ पर तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का। विद रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी, सीलॉन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिंड, मिनीवेट, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, कौन सी कैटेगरी है? बर्ड है, प्रीमेट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, क्या है? ठीक सेम थीम पर क्वेश्चन 2024, सॉरी ये 25 का क्वेश्चन है, आई थिंक 25 का क्वेश्चन है। इसमें सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड, स्केटर, बर्ड्स हैं, फिश हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मतलब ऑप्शन भी सेम उठा करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो लेजीनेस साफ साफ दिखाई दे रही है यहां पर इस केस के अंदर। तो इसीलिए एग्जामिनर जो हैं उनकी माइंडसेट अगर आप समझो तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं इस केस में, कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो कि हमने सारे क्वेश्चन से जज किया कि क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना ह्यूज है, इतना वास्ट है कि आप चाहकर भी पूरा सिलेबस, पहली चीज तो यूपीएससी का सिलेबस नेवर एंडिंग सिलेबस है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूं और उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करूं, तो ना कभी सिलेबस कंप्लीट हो रहा आपका, ना कभी आप पीवाईक्यूज कर रहे हो। तो यूपीएससी का सिलेबस, पहली चीज तो कंप्लीशन जैसा कुछ नहीं होता, उसमें कंप्लीट हो गया मेरा सिलेबस, ये नहीं हो सकता। हाँ, सारे सब्जेक्ट्स के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो मैंने पढ़ लिए, ये हो सकता है। तो सिलेबस कंप्लीशन वाला ये जो स्ट्रैटेजी है तो बिल्कुल लेकर के मत चलना कभी भी। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है और उसको कोई बहुत डिफाइंड वे में दिया भी नहीं गया है, एक एक लाइन में दे दिया है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि सबसे पहले मैं हायरार्की निकाल लूं टॉपिक्स की सब्जेक्ट वाइज, कि सब्जेक्ट वाइज मुझे टॉपिक्स की ये पता हो कि ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, इसको डिटेल में पढ़ना है, इसको डिटेल में पढ़ना है, और ये कैसे करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो कि पीवाईक्यूज जो हैं वो आपकी गाइड हैं एक तरीके से, दे टेक यू थ्रू आउट दिस सिलेबस। अगर आप पीवाईक्यूज खाली देख भी लो तो आपको एक मतलब एक बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे कितने डेप्थ में कितना पढ़ना है, और टीचर जब पढ़ाएगा तो भी आप बल के जज कर पाओगे उस टीचर को कि इन्होंने वो पीवाईक्यू के हिसाब से टॉपिक पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। अब सवाल खड़ा होता है, सर सारे टॉपिक्स पता भी नहीं है। भाई अगर आपको साइंस एंड टेक पढ़ा ही नहीं है और साइंस एंड टेक का सवाल मिल जाए तो आपको क्या समझ में आएगा कौन से टॉपिक्स आया? बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम इन दिस, आपको ये करना ही नहीं है। मैं आपको कहीं नहीं रहा कि सारे सब्जेक्ट्स का करो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। जैसे आज आपने पॉलिटी पढ़ा तो पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, फंडामेंटल राइट पढ़ रहा हूं तो फंडामेंटल राइट मैं एक बार देख लूंगा, लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया मैंने फंडामेंटल राइट, अब मैं फंडामेंटल राइट के सवाल निकाल लूंगा। जितने सवाल आए हैं वो तो मुझे समझ में आ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट से है कि नहीं है, तो मैंने वहां के सवाल निकाल लिए और उसके थीम्स देख लिए और वो सवाल कितने डेप्थ में ये देख लिया। अब जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ रहा हूँ क्लास के अंदर तो मुझे पूरी बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा है कि ये पढ़ाया गया, ये नहीं पढ़ाया गया, ये पढ़ना है, ये खुद से करना पड़ेगा, ये नहीं बताया गया है, या मैं सवाल पूछूंगा उससे रिलेटेड। तो वो आपको एक बेटर पोजीशन में ले जाएगा और एक बहुत अच्छा कैंडिडेट आप हो। सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या करते हैं हम? सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें यह है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझे फील होती है, दैट हम सोचते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है उसको हम पीवाईक्यूज को उसके जज की तरह पे लेते हैं कि हमारी जो पूरी प्रिपरेशन है वो खत्म हो गई, हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, अब हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं, अगर पीवाईक्यूज सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो नहीं हो। भाई अगर आप ऐसा करने बैठोगे तो मैंने वही कहा कि ना कभी पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे, ना कभी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ना कभी पीवाईक्यूज सॉल्व कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि पीवाईक्यूज जो हैं हम ये कोशिश करते हैं कंटेंट पढ़ लें फिर पीवाईक्यूज पढ़ें। तो कंटेंट जब आप पढ़ करके पीवाईक्यूज करोगे तो कंटेंट का बहुत सारा चीज तो आप छोड़ दे रहे हो। भाई कंटेंट में बहुत सारी चीजें आपकी छूट गई होंगी जो आपको पता ही नहीं कि वो छूट गई है, या इंपॉर्टेंट भी है, या पढ़ना भी है, उससे सवाल भी आया है, आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपको पीवाईक्यू से कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है, या आपको फिर वही कंटेंट दोबारा करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, मैं कहता हूं हमेशा साथ साथ लेकर के चलो। जब वो चीज, जैसे मैंने आज क्लास में आपको बताया, तो क्लास में जो चीज बताया उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज खोजो
और जो चीज़ छोटी है फिर उसको अपने नोट्स में डालिए, क्योंकि उससे सवाल पूछे गए हैं और हो सकता है उसको रिपीट करके थीम से सेम सवाल पूछे जाएं, और बल्कि उसको डेप्थ में जाने की कोशिश करिए, और जो सवाल दिमाग में आ रहा है उसको पूछिए, अगर वो सवाल नहीं सॉल्व हो रहा क्लास में पूछिए उसको। तो हमेशा पीवाईक्यूज को साथ साथ लेकर के चलने में ही भलाई होती है, अलग अलग लेकर के चलोगे तो हमेशा आप फंसोगे। देन एनालाइज करना कैसे है, मैंने आपको करके दिखाया एनालाइज कैसे करना है, वैसे ही करना है। सबसे पहली चीज इसमें यह होता है कि आपको सबसे पहले जो टॉपिक बहुत पूछे जाते हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी हमने देखा खूब पूछा गया है, मतलब हमने देखा रिट्स पूछे जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट एक इंपॉर्टेंट एरिया जिससे सवाल आ रहे हैं, और वो सवाल कैसे आते हैं, कुछ ही स्पेसिफिक उनके फेवरेट आर्टिकल्स होते हैं जिससे वो सवाल बार बार पूछते हैं। तो मेरे लिए ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज इस लिस्ट को पहले मुझे तैयार करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। दूसरी चीज, टॉपिक के डेप्थ को समझने की कोशिश करो कि फंडामेंटल राइट से या आर्टिकल 21 से कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे कितना डेप्थ पढ़ना चाहिए। किस चीज में मुझे बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल ही नहीं आते इससे, तो मुझे बहुत ज्यादा उसको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज, यहां पर अभी ये आपको बहुत ही ऐसा वेग लगेगा, सब्जेक्टिव सा लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते जाते हो उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज से वेल वर्स होने जाते हो। ये जो टर्म्स यूज होते हैं, एनालाइज, ओनली और ये सब जो शब्द हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा समझने लगते हो तो आप एक बहुत बेहतर कैंडिडेट बन जाते हो। और सबसे आखिरी, लेकिन मैं इसको बहुत ऊपर रखता हूं, कि आपकी गेसिंग पावर बढ़ जाती है। देखिए यूपीएससी में क्या होता है, सब जो है वो लगभग 80-85 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। भाई कोई भी ऐसा बच्चा तो है नहीं सॉल्व कर रहा हो, और इस 80-85 में से अच्छे कैंडिडेट को भी उठा करके देख लीजिए तो 40-45 क्वेश्चन आते होंगे श्योर शॉट। तो वो भी क्या कर रहा है, बाकी के जो 40 क्वेश्चन हैं वो भी गेस मार रहा है, लेकिन क्या है, उसका बड़ा गेस स्मार्ट गेस है, यानी कि वो बड़ा कैलकुलेटेड गेस है, बड़ा पढ़ा लिखा गेस वो मार रहा है, इसीलिए वो उनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस को सही कर पाता है। और कुछ क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, ऑब्वियसली होते होंगे, लेकिन वो ज्यादातर क्वेश्चंस को सही कर पा रहा है। लेकिन आप जब गेस कर रहे हो, आप एकदम रैंडम गेस मार दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालिसिस नहीं किया, उसके ऑप्शंस को नहीं पढ़ा है, और कई बार ऑप्शन से उठा करके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए पीवाईक्यूज करने से ये सारी चीजें बिल्कुल सद के आ जाती हैं, और पीवाईक्यू एनालिसिस को इसीलिए हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई हो, और अगर आपको लगता है, आप कोशिश करिएगा पहले तो प्रीवियस 20-25 साल के क्वेश्चंस उठा करके उसके थीम्स निकाल करके ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट बनाने की। अगर नहीं हो पा रहा तो आप इसी वीडियो पर आकर के कमेंट करिएगा कि मुझे पीवाईक्यूज की थीम वाली वीडियो चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो वीडियो भी काफी डिटेल में आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।